देश के तीसरे बड़े राज्य के तीसरे नंबर की पार्टी बनकर कुछ सीटों तक सिमट जाने वाली जेडीयू के नेता नीतीश कुमार देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को रोकने का दावा कर रहे हैं। लोग अटकलें लगा रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मगर नीतीश कुमार की जो कोशिश है उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे विपक्ष के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग सहमे जा रहे हैं। एक और एक मिलाकर 11 हो भी गए तो भाजपा का क्या बिगड़ेगा, 2 और 2 मिलाकर 22 भी हो गए तो भाजपा का क्या बिगड़ेगा। हाँ, 3 और 3 मिलाकर 33 हो गए तो भाजपा का मान लो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा। 4 और 4 मिलाकर 44 हो गए तो भाजपा को भारी नुकसान हो जाएगा। मुश्किल है, मगर 5 और 5 मिलाकर 55 हो गए तो फिर भाजपा का काम तमाम हो जाएगा। ये 11, 22, 33, 44, 55 की गिनती में उलझकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसे दूसरी तरह से समझाता हूं, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 और 1 मिलकर 11 नहीं बल्कि 2 हुआ करते हैं। गणितीय नजरिए से यही सही बात है, मगर राजनीति में इस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल तब किया जाता है जब 2 अलग धड़े के लोग एक साथ आ जाएं और सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाएं। जैसे बिहार में राजद और जदयू के एक साथ आ जाने के बाद न सिर्फ सरकार बदल गई बल्कि आगामी चुनाव को लेकर सारे समीकरण ही बदल गए। राष्ट्रीय जनता दल भले ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो, मगर क्या लोकसभा चुनाव में अकेले एनडीए को हराने में सक्षम दिख रही थी? ईमानदारी भरा जवाब होगा नहीं। इसके सहयोगी कांग्रेस और तमाम वामपंथी दल भले ही अपने अपने दलों का राष्ट्रीय विस्तार रखते हैं, मगर ये एनडीए को रोक पाने में सक्षम थे? ईमानदारी भरा जवाब होगा नहीं। हाँ, राजद, कांग्रेस और वामपंथ के साथ आ जाने पर विधानसभा में कड़ी चुनौती मिली, मगर क्या इतनी ही बड़ी चुनौती लोकसभा में ये दे सकते थे? इसका भी ईमानदारी भरा जवाब होगा नहीं। एनडीए खेमे से निकलकर नीतीश कुमार के आ जाने के बाद उधर बची हुई कथित एनडीए जो 40 में 39 सीट जीती थी, अब 4 सीट पर भी पक्का दावा कर सकती है, शायद उसका भी जवाब होगा नहीं। 40 में 39 सीट जीत लेने वाली एनडीए की 4 सीट भी सुनिश्चित ना होने और 1 सीट तक सिमट जाने वाले गठबंधन के एक तरफा जीत जाने की संभावना जो बनी है, समीकरण जो बने हैं 1 और 11 के रूप में, इसे ही चरितार्थ किया जा रहा है। बिहार अकेले पूरा देश नहीं है, ये दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और उत्तर प्रदेश नहीं है। इसलिए पूरे देश में इसी तरह की फील्डिंग करके भाजपा विरोधी विपक्ष तैयार किया जा रहा है। कहीं 2 दोस्तों को एक साथ जोड़ा जा रहा है तो कहीं 2 विरोधियों को भी एकजुट किया जा रहा है। राहुल गांधी से मुलाकात करने के ठीक बाद नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। वो राहुल गांधी से भी साझा विपक्ष की बात करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल से भी साझा विपक्ष की बात करते हैं। दिल्ली और पंजाब में धुर विरोधी हैं ये पार्टियां, हिमाचल, गुजरात में भिड़ी हुई हैं, फिर भी दोनों के साथ आने की बात करते हैं। यही खूबी ही नीतीश कुमार को सबसे अलग बनाती है कि वो सभी दलों के साथ, सभी नेताओं के साथ सभी तरह की बात कर लेते हैं। मगर बड़े प्रयोग में लगे नीतीश कुमार की असल परीक्षा तब होगी जब वो गठबंधन के रूप में 2 विरोधियों को साथ ले आने में सफल हो जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिमाचल, गुजरात के चुनाव को लेकर असमंजस में होंगे तो सपा बसपा साथ आने में 10 बहाने बनाएंगे। सपा साथ आ रही है, शायद पहले बसपा के पास पहुंचते तो वहां भी बात बन जाती, मगर दोनों में से किसी एक का साथ आना नाकाफी ही होगा। सबसे बड़े राज्य के सारे समीकरण तब बदलेंगे जब दोनों ही दल आपसी गठबंधन के लिए तैयार होंगे। कहने को तो 2019 में भी हुआ था सपा बसपा का गठबंधन, मगर राज्य स्तरीय गठबंधन के पास राष्ट्रीय विकल्प जैसा कोई नैरेटिव नहीं था। एनडीए तब देश में बेहद मजबूत था। जेडीयू, अकाली और शिवसेना जैसे दलों से गठबंधन की वजह से कुछ भी उसके लिए निगेटिव नहीं था। अब क्योंकि अलग अलग राज्यों में सबको एकजुट किया जा रहा है, तब यूपी में भी गठबंधन का असर कुछ अलग होगा, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो सबसे बड़े राज्य में ही ये मिशन असफल होगा। खैर, इसके लिए वक्त बहुत है अभी, बशर्ते सही रास्ते पर बात चलती रहे, किसी का ईगो किसी और से टकराने ना पाए, एक दूसरे को इज्जत मिलती रहे, वरना फिलहाल के हालात में नीरस हो चुका है माहौल। बीजेपी एक तरफा बाजी मार सकती है। हाँ, एकजुट हो गए अगर विपक्ष के सभी नेता तो फिर अधिकतर राज्यों में चुनाव हार सकती है। 2024 में अजेय माने जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी, मजबूत विकल्प पाते ही उन्हें जनता गद्दी से उतार सकती है।